गुड मॉर्निंग बेटा। हर्षिता, हर्षिता यस सर। बेटा आपको सॉफ्ट कॉपी में सर्टिफिकेट मिल गए क्या? सर अभी नहीं मिला है। ओके, तो मेरे पास आ चुका है बेटा। तो मेरे को ना आप क्या कहते हैं, आपने मेल किया है मेरे को कभी? यस सर। ओके ठीक है, तो फिर मैं एक मेल आईडी पे सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। Okay. So beta, in the previous class we have discussed the basic principle of comparator and what are the various parts of comparator and what are the characteristics of comparator and what are the design consideration for a comparator. Now today we are going to discuss two comparator that is in your syllabus, that is Johnson microgator and second one is the Sigma comparator. If any doubt to anyone in the previous lecture regarding any question regarding previous lecture, you can ask. Otherwise, I will start the topic. Okay. So the first comparator that is in your syllabus is the mechanical comparator, and it is Johnson microgator. We called it as Johnson microgator. Beta, it is visible to you? Yes, sir. Okay. So the first comparator that is in your syllabus is your Johnson microgator.
Actually, that is developed by C.F. Johnson, so that's why he named it as Johnson microgator. So the first is principle of Johnson microgator. Basically, the principle of Johnson microgator is very easy. We have already played a game in our childhood with a button and a string. Have you played it in your childhood? Button spring? What, sir? No, sir. No, sir. नहीं सुन क्या? सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। Okay. Please wait. I am visible or not? Hello. नो सर। Okay. बेटा आपने अपने चाइल्डहुड में खेला होगा, आप अपने फिंगर्स में एक थ्रेड लेते होंगे, ठीक है? थ्रेड के बीच में एक आप बटन लगाते होंगे। यस सर, खेला है। और फिर उसको ट्विस्ट करते होगे और फिर उसको एकदम स्ट्रेच करते होगे। यस सर, घूमती है बहुत। इस टाइप से कुछ गेम खेला है आपने अपने चाइल्डहुड में? यो याद आ रहा है सर उससे तो। Yes, sir. क्या याद आ रहा है बेटा नंदी? यो मुझे वो तो नहीं पता Yes, लेकिन sir. मैं एक मिनट, मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको करके दिखाता कि इस तरह से। सर उसमें बटन बीच में रखते हैं और धागा दोनों हाथ की उंगलियों में फंसा के फिर खींचते हैं। एक मिनट रुकिए बेटा। I am visible or not? नो। No, sir. चलिए कोई बात नहीं। बेटा आपने अगर कभी गौर किया हो, ठीक है, अब आप देखिए, नाउ यू आर विजिबल। आप थ्रेड लेते थे, ठीक है, आप थ्रेड लेते थे और थ्रेड लेके उसको उसमें ट्विस्ट कर देते उस थ्रेड को और बीच में बटन रखते थे। जब आप उस बटन को स्ट्रेच करते थे वो बटन रोटेट करता था। यस सर, वो किया है सर। नहीं खेल के देखा तो एक बार आप अपने घर पे करके देखिएगा। एक थ्रेड लीजिएगा, थ्रेड को ट्विस्ट कीजिएगा, बीच में बटन लगा लीजिएगा और फिर उसको ऐसे स्ट्रेच कीजिएगा, ठीक है, तो वो रोटेट करेगा, वो बटन देखा होगा। मतलब 50% से ज्यादा लोगों ने गेम वो खेला होगा बचपन में। यस सर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ दिस जॉनसन माइक्रोगेटर इज सिमिलर टू दैट वन। जो प्रिंसिपल होता है बेटा आपका जॉनसन माइक्रोगेटर का इज सिमिलर टू दैट वन। उसमें क्या होता है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जॉनसन माइक्रोगेटर इज बटन स्प्रिंग स्पिनिंग ऑन अ लूप ऑफ स्ट्रिंग लाइक इन द केस ऑफ चिल्ड्रन टॉय। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपका इस तरह से आप जब स्ट्रेच करते हो उसे तो वो स्पिन करता है और घूमने लगता है ना। इसका प्रिंसिपल वही यूज किया था जॉनसन ने, जिन्होंने ये इन्वेंट किया था उन्होंने यही प्रिंसिपल यूज किया था। प्रिंसिपल क्लियर है? कैसे वर्क करता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल इज क्लियर और नॉट? Clear, sir. ठीक है, अब आप देखिए बेटा, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डायग्राम की हेल्प से मैं उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ a comparator? What are the parts of simple comparator? I have told you in previous lecture. किसी भी कंपैरेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? What are the three main parts of a comparator? बताइए, एनीवन? किसी को याद नहीं है? Sir, three parts of sir comparator. हाँ, there are three parts of comparator. Name them. Display और sir manipulating and sensor. बेटा आपने जस्ट उल्टे बताए। सबसे पहले सेंसर,
देन आपका मैग्निफिकेशन, एंड लास्ट वन इज योर डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, जो Yes, डिवाइस sir. में होते हैं वही आपके इस कंपैरेटर में भी होते हैं। अब वो कैसे कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। द फर्स्ट सेंसिंग एलिमेंट इज योर प्लंजर, this vertical structure, this one, and this contact point of plunger will act as a sensor। ठीक है, इसमें एक प्लंजर होता है और उसका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है दैट इज योर सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, दिस कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द प्लंजर विल came into the contact of workpiece, which is to be checked that it is according to the standard or it is not according to the standard। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट जो है उसके टच में रखा जाता है जिस वर्कपीस को हमें चेक करना है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो इसमें दो कांटेक्ट पॉइंट दिखाए गए, एक तो डैश पॉइंट से दिखाया गया है और एक आपका डार्क लाइन से दिखाया गया है। जो डैश पॉइंट से दिखाया गया है वो आपको ये दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ठीक है, इट मींस आपका जो प्लंजर है, ये जो प्लंजर है ये वर्टिकल मोशन कर सकता है। इट कैन डू द वर्टिकल मोशन। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब प्लंजर के आप ऊपर देखो, यहाँ पे एक बेल क्रैंक लीवर लगा रहता है, ये वाला जो पिवटेड होता है। देयर इज अ बेल क्रैंक लीवर व्हिच इज अटैच्ड टू द प्लंजर एंड पिवटेड एट वन एंड ऑफ द आर्म ऑफ द माइक्रोकेटर लाइक दिस। ये आपका बेल क्रैंक लीवर है and it is attached to the plunger at this point and pivoted at other end। अगर बेटा कोई चीज पिवटेड होती है किसी पॉइंट पे तो उसको आप मूव कर सकते हो ना, कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस सर। है ना। अब आप देखिए जब ये प्लंजर अप एंड डाउन मोशन करेगा तो आपकी बेल क्रैंक लीवर की पोजीशन चेंज होगी जो डैश ट्रिप लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। होगी या नहीं होगी? होगी। मतलब प्लंजर जब वेरिएशन मेजर कर रहा होगा किसी भी वर्क पीस का, देन योर बेल क्रैंक लीवर विल मूव लाइक दिस डैश डायरेक्शन। ये जो डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, कितना क्लियर है? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा। ठीक है, अब देखिए बेल क्रैंक लीवर से बेटा आपकी ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप अटैच है। Here is twisted metal strip which is attached to the bell crank lever and it is fixed to the other end on a cantilever strip। There is a cantilever strip to the other end of the microcator and one end of the twisted strip is attached to the bell crank lever and the other is attached to the cantilever strip। ये आपकी ट्विस्टेड स्ट्रिप है। जैसे आपका जो थ्रेड होता है ना जिसको ट्विस्टेड कर देते हैं, वो थ्रेड है, ये मान लीजिए, है ना, ये आपका थ्रेड है। आप इसे थ्रेड नहीं बोलेंगे, मेटल स्ट्रिप है ये, लेकिन ये ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप उस थ्रेड की तरह वर्क करेगा जो आपका गेम में वर्क करता है। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आप देखिए उस स्ट्रिप के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, इस ट्विस्टेड स्ट्रिप के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे एक आपका थिन ग्लास पॉइंटर लगा हुआ है। देयर इज अ ग्लास पॉइंटर व्हिच इज प्रेजेंट ओवर दिस ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है फिर मैं वर्किंग समझाऊंगा, मैं अभी सिर्फ पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है पार्ट्स में? पार्ट्स कौन कौन से होगा इसके? प्लंजर, बेल क्रैंक लीवर, थिन ग्लास पॉइंटर, ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप एंड कैंटिलीवर स्ट्रिप। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, दिस कंपैरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ टेंशन इज अप्लाइड टू ट्विस्टेड स्ट्रिप। ये जो ट्विस्टेड स्ट्रिप है इसमें अगर कोई भी टेंशन अप्लाई की जाती है, दिस कॉज द स्ट्रिप टू अनट्विस्ट रिजल्टिंग इन रोटेशन ऑफ पॉइंटर। बेटा जब हमारा ये स्ट्रेच होगा, जब हमारा ये बेल क्रैंक लीवर ऊपर जाएगा तो ये ट्विस्ट होगा। जैसे ये ट्विस्ट होगा तो जो हमारा बटन रोटेट होने लगता था उसकी जगह, बटन की जगह ये थिन ग्लास पॉइंटर रोटेट करेगा। ठीक है, और इस ग्लास पॉइंटर के यहाँ पे, एक मिनट रुकिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आपका एक स्केल लगा रहता है। ये तो पॉइंटर है और इधर इसके साथ स्केल लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये जितना पॉइंटर, लेटर सपोज ये पॉइंट जो स्केल है ना वो इस तरह से होता है, आपको ये साइड व्यू है तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है इस तरह से, और पॉइंटर आपका यहाँ रहता है। ठीक है,
ये पॉइंटर आपका ग्लास में स्ट्रिप में अटैच रहता है। जब ये रोटेट करेगा तो ये इधर मूव करेगा, जितना ये मूव कर जाएगा, जितना रोटेशन ये ले जाएगा, उतना रीडिंग वो आपको शो कर देगा स्केल पे, that this much variation is there in the workpiece with respect to the standard. क्लियर है बेटा? क्लियर है? नहीं सर, ये रोटेशन तो सर थोड़ा रोटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है सर। बेटा मैंने आपको ये बोला, ये स्केल है, ये जो स्केल है ये आपको सर्कुलर है, ये साइड व्यू दिखाया गया है, ठीक है। जब आपका ये रोटेट करेगा ऐसे, मतलब इस तरह से रोटेट करेगा ना ये इस तरह से, तो ये जो अच्छा। रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा। ये आपका पॉइंटर था, रोटेट हुआ, ये आपको इतनी रीडिंग मिल जाएगी वेरिएशन की। यहां तक क्लियर है बेटा? अगर किसी को कोई डाउट है, ये जो पहला पॉइंट था वो क्लियर किया है मैंने। द कंपैरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हेन अ टेंशन इज अप्लाइड टू द ट्विस्टेड स्ट्रिप, दिस कॉज द स्ट्रिप टू untwist resulting in rotation of the pointer which is attached at center of twisted strip। ये वाला पार्ट मैंने अभी क्लियर किया है। ये इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा। यहाँ तक क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट इज, सर एक बस एक चीज जाननी है सर, ये जो रीडिंग लगी हुई है तो वो अटैच किससे होंगी सर? सिंस सर स्ट्रिंग से हमारा अटैच वो है अपना पॉइंटर पर, लेकिन जो रीडिंग्स वाला बॉक्स है वो किससे अटैच होगा? बेटा वो यहाँ पे एक स्केल होगा, ये स्केल जो है वो पूरा एक बॉक्स में क्लियर, यहाँ आपका जैसे ये है ना, तो यहाँ आपका स्केल जो है वो आपका जैसे ये पॉइंटर है, तो ये पूरा एक क्लोज रहता है, ये पूरा एक राउंड उसमें बॉक्स में क्लोज रहता है पूरा। ओके है ना, तो ये वहां फिट होगा ये स्केल जो है। ओके ठीक है। अब देखिए दूसरा, द टू हाफ ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द सेंटर आर ट्विस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है बेटा हाफ पोर्ट, ये वाला जो पार्ट है, हाफ पार्ट ये वाला जो है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस तरह से, so that any tension or pull on the string will cause the center to rotate। ये रोटेट तभी हो सकते हैं जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रोटेट ही नहीं करेगा आपका पॉइंटर। ठीक है। आप ये समझने के लिए आपको ये एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आप थ्रेड ले लीजिएगा, थ्रेड को ट्विस्ट करिएगा, ठीक है, बटन सेंटर में लगाइएगा, तो आप जब उसे स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो स्ट्रेचिंग होगी वो एक तरफ मतलब हाफ पोर्शन में अलग जाएगी, हाफ पोर्शन इधर की तरफ होगा, हाफ पोर्शन इधर की तरफ होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ये पॉइंटर आपका रोटेट कर सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये पॉइंटर रोटेट ही नहीं करेगा। ठीक है। सर नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट है आपका one end of the string is fixed to the adjustable cantilever and other end is attached to the bell current lever, जो मैंने अभी आपको बताया था, which is pivoted at the frame of comparator। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, है ना। ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का एक पार्ट बेल करंट लीवर से अटैच रहता है, दूसरा पार्ट आपका कैंटिलीवर स्ट्रिप से अटैच रहता है, जिसकी पोजीशन आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। इसका क्या रोल है, मैं अभी इसका एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें इसका रोल आएगा। ठीक है। and their other end connected with top of the plunger। इस जो बेल क्रैंक लीवर है, इसके एक एंड पे तो आपका ये स्ट्रिंग अटैच हो गई, एक एंड पिवटेड हो गया, और ये लास्ट वाला जो है ये प्लंजर से अटैच रहता है। मेन काम इस एंड का ये, क्योंकि यही प्लंजर से अटैच है, प्लंजर का जो लीनियर मोशन है वो इस बेल क्रैंक लीवर में यहां से जाएगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा इस स्ट्रिंग पे। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों को क्लियर है? अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय,
Abhishek Upadhyay, are you there or not? Then Ankit Singh, Ankit Singh, Ankit Singh, Atul Tiwari, Atul. हाँ बताइए बेटा, मैंने जो अभी बेल क्लैंक लीवर के बारे में जो बताया वो क्या बताया? बताइए अतुल। पॉइंटर मूव करता है, उसके ऊपर जो स्केल होता है सर्कुलर। मयंक करोतिया, मयंक करोतिया, चलिए अब क्या है, अब देखिए बेटा ये लिखा हुआ है प्लंजर मूव्स अपवर्ड ड्यू टू कांटेक्ट विद वर्कपीस। जैसे हमारा वर्कपीस कांटेक्ट में आएगा और उसमें वेरिएशन होगा तो क्या होगा, हमारा प्लंजर जो ऊपर मूव करेगा। देन ड्यू टू द मोशन ऑफ द प्लंजर द बेल क्रैंक लीवर पुल द ट्विस्टेड स्ट्रिप। हमारा ये जो पॉइंट, ये बेल क्रैंक लीवर का जो पार्ट है ये प्लंजर से अटैच है। जब ये ऊपर होगा तो बेल क्रैंक लीवर भी ऊपर जाएगा, जो डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसकी वजह से बेल क्रैंक लीवर में मोशन होगा और वो फर्दर आपको जो आपकी जो स्ट्रिप है इसको स्ट्रेच करेगा, है ना। एंड हेंस द पॉइंटर व्हिच इज अटैच्ड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप स्टार्ट रोटेटिंग। जब ये स्ट्रेच होगा तो आपका ये पॉइंटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके स्केल पे आपका मोशन शो कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले कर देगा। इट एक्ट एज अ डिस्प्ले डिवाइस। द रोटेशन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप एंड प्लंजर मूवमेंट। ये जो रोटेशन ऑफ पॉइंटर है किसके प्रोपोर्शनल होगा? द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप की लेंथ चेंज होगी क्योंकि पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी वो ये है, जब बेल क्रैंक लीवर की पोजीशन स्ट्रेट रहती है। जब प्लंजर ऊपर मूव करेगा तो लीनियर मोशन ये ट्रांसफर करेगा कहाँ, इस स्ट्रिंग पे, है ना। तो यहाँ इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना। तो ये जो प्लंजर का मोशन है, ये जो प्लंजर का रोटेशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड प्लंजर मूवमेंट। इज दैट क्लियर टू यू बेटा? Yes, Is that sir. clear? Okay. Yes, sir. Clear. Now, how the magnification occurs in your bell crank lever with the help of Johnson microcator. With the help of Johnson microcator, how the magnification occurs. The magnification of this instrument is equal to the ratio of rate of change of pointer rotation. बेटा आपका पॉइंटर रोटेशन कितना हुआ है? वो डी थीटा है ना। डी थीटा जो आपका पॉइंटर था पहले वो 0 दिखा रहा था, उसमें कुछ चेंज हुआ, उसमें एंगल में कुछ चेंज आया क्योंकि रोटरी मोशन होगा तो उसका एंगुलर उसमें एंगुलर रोटेशन में चेंज आएगा। लेट इट बी डी थीटा टू द रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप डीएल। डीएल जब चेंज हुआ इट मींस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप अगर आपकी चेंज होगी तो आपके पॉइंटर के रोटेशन में चेंज होगा, दैट विल बी डी थीटा। ओके, तो मैग्निफिकेशन इसके प्रोपोर्शनल होता है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉइंटर दैट इज डी थीटा टू रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिप दैट इज डीएल। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय डी थीटा बाय डीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय w square n, where theta is twist of a string at the center which respect to the end। अब बेटा आपका जो आप ये सोच रहे होगे ये एंगल थीटा क्या है ना, ये क्या है? आप जो एक मिनट रुकिए, आपकी स्ट्रिप कैसे वो होगी, इस तरह से ट्विस्ट होगी, इस तरह से ट्विस्ट होगी, होगी या नहीं होगी? आपकी जो स्ट्रिप होगी बेटा वो इस तरह से ट्विस्ट की गई होगी ना। तो ये वाला जो एंगल है ट्विस्ट एंगल, ये वाला एंगल जो है ना,
ट्विस्ट ऑफ स्ट्रिंग एट सेंटर विद रेस्पेक्ट टू द एंड, जो आपके एंड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एंगल बना रहा है ये ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट वाला, ठीक है। L is what? L is the length of the twisted strip measure along the neutral axis. इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस होगी, उसके अलोंग इसकी कुछ लेंथ होगी। ये बेल क्रैंक लीवर से अटैच एंड है और ये आपका कैंटिलीवर बीम से अटैच एंड है, ठीक है। तो इनके बीच का जो, एक मिनट रुकिए बेटा, हाँ ईशान, ईशान हर्ष यादव, ईशान हर्ष यादव, कोई क्वेरी बेटा, कोई क्वेरी है? ओके, देन W इज विड्थ ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रिप। इसकी बेटा जो विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है, ये इसकी विड्थ कितनी होगी? ये विड्थ होगी, ये वाली विड्थ, इसकी जो चौड़ाई होगी विड्थ, है ना, विड्थ ऑफ द ट्विस्टेड स्ट्रिप, दैट इज W। एंड N इज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जो ट्विस्टेड टर्न्स लिए गए होंगे ये वाले, वो कितने हैं? So the very magnification formula for the Johnson microcator is d theta by dl is directly proportional to L by W squared into N, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इससे आप देख सकते हो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फर्स्ट इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिप इंक्रीजेस, जब लेंथ इंक्रीज होगी द मैग्निफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज्ड बिकॉज d theta by dl is directly proportional to L, ठीक है। सेकेंड वन इज इफ विड्थ ऑफ string decreases using thin strip, है ना, then magnification is increases। जब ये हमारा W डिक्रीज करेगा, जब W डिक्रीज करेगा तो d theta by dl magnification इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट इज द magnification can also be increased by number, by increasing number of turns in the string। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है 1 2 3, है ना, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर आप ये इंक्रीज कर देते हो, है ना, तो आपका मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज हाउ द जॉनसन माइक्रोकेटर वर्क्स एंड हाउ द मैग्निफिकेशन यूजिंग जॉनसन माइक्रोकेटर अकर। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सर ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? बहुत लेंथ है बेटा एक जगह लेंथ है, एक जगह विड्थ है। लेंथ मतलब ये वाली लेंथ की बात की, ये जो आपके कैंटिलीवर बीम से अटैच है ना, और आपका बेल क्रैंक लीवर से अटैच है, वो लेंथ हो गई। विड्थ मतलब इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ मतलब जो इसकी स्ट्रिंग की चौड़ाई है। नमन, नमन थोड़ा सा एक, यस सर, पर बोलो बेटा। सर वही- लेंथ कम होने पर तो सर मैग्निफिकेशन बढ़ना चाहिए था ना, कि क्योंकि जब जितना लेंथ कम होगी उतनी टाइटनेस ज्यादा होगी उसके अंदर। बेटा क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो पहले नीचे। सर हम थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसका बेटा? ये ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग। बेटा ये जो है ना, ये वाला, ये तभी तो बताया है, आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके पूरा जो भी आता है ना थीटा जो मिलता है आपको, फाइनली जो वैल्यू मिलती है, जो पॉइंटर का जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको, रीडिंग जो शो करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा पूरा पूरा। ओके ओके, तो सर वो जो पॉइंटर अपना वो जितना एंगल मूव कर रहा है वो थीटा नहीं है? वो थीटा नहीं है, मैंने आपको थीटा बताया ये वाला। थीटा इज द ट्विस्ट ऑफ स्ट्रिंग एट द सेंटर विद रेस्पेक्ट टू द एंड। मैंने आपको बोला जैसे ये कैंटिलीवर बीम से यहाँ अटैच है, यहाँ ये कैंटिलीवर बीम से अटैच है, तो ये वाला जो जैसे ट्विस्ट लेना शुरू किया, तो ये तो वाला सर, जो हाँ तो सर जितना ये ट्विस्ट करेगा उतना पॉइंटर भी तो उतना ही ट्विस्ट करेगा ना? हाँ पॉइंटर भी तो नहीं बढ़ेगा, तो इसके एंगल में चेंज आएगा ना। तो मैग्निफिकेशन तो हमने ये बोला कि डी थीटा बाय डी एल, और डी थीटा तो मतलब चेंज इन थीटा, यही वाला है जो अपना मैं स्प्रिंग तभी का तो कह रहा हूँ बेटा आप, लेकिन डी थीटा बाई डी एल किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है? जब आपका जितना डी थीटा चेंज हो रहा है, वो आपका लेंथ में भी तो चेंज ला रहा है उतना ही। हाँ वो तो ठीक है, पर लेकिन मैग्निफिकेशन तो हम मेन रीडिंग से देखते हैं ना हमारी सर स्ट्रिप की। बेटा आपको जॉनसन माइक्रोकेटर तो डायरेक्ट रीडिंग शो करेगा, लेकिन वो रीडिंग जो होगी वो बहुत स्मॉल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्टली उसमें आप रीड नहीं कर सकते, तो उसमें मैग्निफिकेशन एलिमेंट लगाना पड़ता है। तो ये जो पूरी स्ट्रिंग का काम है, वो मैग्नीफाई करना है आपके रिजल्ट को। ओके सर,
तो उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो भी इससे आएगा वैल्यू थीटा बाय dl की, उससे हम उसकी मेन रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये इसका मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है ना, यस सर। ये इसके मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये मैकेनिकल कंपैरेटर में इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सारा मैकेनिकल सिस्टम यूज कर रहे हो, बेल क्रैंक लीवर यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, कैंटिलीवर स्ट्रिप यूज कर रहे हो, है ना। सो दैट्स व्हाई इट विल टेकन इन द मैकेनिकल कंपैरेटर, नॉट इन ऑप्टिकल कंपैरेटर और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। ओके सर। The total working depends on mechanical system. Is that clear, beta? यस सर, थैंक यू सर। Now, next is sigma comparator. The next mechanical comparator is sigma comparator. Okay. So sigma comparator is what? Sigma comparator is also a comparator, and it uses mechanical system for the magnification process. इसमें भी बेटा मैग्निफिकेशन के लिए आपका जो यूज किया जाता है ना, वो मैकेनिकल सिस्टम है। दैट्स व्हाई इट केम इनटू द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपको बताया था तो मैंने डिफरेंट पार्ट बताए थे। तो सेंसिंग एलिमेंट आपका प्लंजर ही रहेगा, चाहे ऑप्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, है ना। लेकिन जो मैग्निफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है आपका, वो किस तरीके से लगाया गया है, वो डिपेंड करेगा आपका कंपैरेटर अब किस कैटेगरी में जाएगा। हो सकता है वो ऑप्टिकल आपने यूज किया हो मैग्निफिकेशन के लिए, तो वो ऑप्टिकल कंपैरेटर की कैटेगरी में चला जाएगा। आपने मैकेनिकल सिस्टम यूज किया गया है तो आपका मैकेनिकल उस कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका है वो है सिग्मा कंपैरेटर। ठीक है, मैं अभी ये थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं डायग्राम दिखा दूंगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिग्मा कंपैरेटर। एक्चुअली बेटा सिग्मा कंपैरेटर आपका जो भी कंपैरेटर होगा वो देखने में आपको कैसा होगा, मैं आपको दिखा दूं एक मिनट। जो भी होगा आपका कंपैरेटर वो देखने में आपको ऐसा ही होगा, ये राउंड होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको एक पॉइंटर नजर आएगा और ये स्केल होगा चारों तरफ इसके। जो ये इसके अंदर जो पार्ट लगा होगा वो इस तरह से लगा होगा, जो इसके अंदर पार्ट होगा वो इस तरह से फिक्स होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये वर्किंग समझाने के लिए आपको इंटरनल पार्ट दिखाए गए, अदरवाइज आपको कंपैरेटर पे सिर्फ वो एक प्लंजर दिखाई देता है, आपको ऊपर स्केल दिखाई देगा और पॉइंटर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कोई पार्ट नहीं दिखाई देगा, ये सारे पार्ट अंदर होते हैं कंपैरेटर में। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा ये सारे पार्ट आपको कंपैरेटर में दिखाई दे जाएंगे जब तक आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपैरेटर। जो अभी जॉनसन माइक्रोमीटर में बताया वो भी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। ये चीज क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है इसमें किसी को कि ऐसे ही देखने में ऐसे ही होता होगा जॉनसन माइक्रो को सिग्मा कंपैरेटर। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका भी पहले देखिए सेंसिंग एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें होता है प्लंजर, जो कि आप उसको हटा ही नहीं सकते, किसी भी कंपैरेटर में आप प्लंजर को नहीं हटा सकते। प्लंजर इज अ कॉमन पार्ट दैट इज योर सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्लंजर रहता है। ठीक है, लाइक दिस वन इज योर प्लंजर। ठीक है, अब इस प्लंजर के साथ एक आपका नाइफ एज अटैच की गई होती है, ये वाली नाइफ एज। ठीक है, नाइफ एज, और नाइफ एज इस तरीके से अटैच होती है कि अगर आपके प्लंजर में अप एंड डाउन मोशन होता है तो ये नाइफ एज भी मूव कर दे। ठीक है, नाइफ एज भी मूव करती है इसके साथ। और ये जो नाइफ एज है, अभी मैं सिर्फ पार्ट्स बता रहा हूँ, ये जो नाइफ एज है ये एक आपके इस मेंबर के साथ इस तरह से फिक्स होती है, ये वाली। एक होता है फिक्स मेंबर, एक होता है मूवेबल मेंबर, है ना। फिक्स मेंबर वो फिक्स रहता है, आपका कोई भी मूव मोशन नहीं करता। लेकिन मूवेबल मेंबर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर नाइफ एज में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो ट्रांसफर हो जाता है मूविंग एज पे, मूविंग मेंबर पे। ठीक है, और मूविंग मेंबर के नीचे देखो आप एक वाई आर्म लगी हुई है, दिस वाई आर्म। अगर मूविंग इस प्लंजर में मोशन हुआ, प्लंजर का मोशन नाइफ एज में ट्रांसफर हुआ, नाइफ एज से वो मोशन मूविंग मेंबर में गया। अगर मूविंग मेंबर में कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, वाई आर्म पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, आपका यहाँ से मोशन हुआ, नाइफ एज में मोशन कैसा हुआ, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा क्योंकि प्लंजर तो बहुत स्मॉल मोशन करेगा, माइक्रोन्स में मोशन करेगा, करेगा या नहीं करेगा बताइए।
बताइए बेटा, यस दो है सर, क्या? यस सर, यस सर, तो वो उसको मैग्नीफाई कर देगा। प्लंजर आपका बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मोशन करेगा और नाइफ एज भी उतना ही मोशन करेगा। अब देखो जो आपका नाइफ एज और मूविंग मेंबर के बीच में जो डिस्टेंस दिखाया गया वो ए दिखाया गया है, स्मॉल ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, अब नाइफ एज ने जब डिस्प्लेसमेंट किया और मूविंग मेंबर को भी उतना ही डिस्प्लेस किया, लेकिन मूविंग मेंबर के साथ एक वाई आर्म लगी हुई है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, जिसकी लेंथ जो है वो एल है। और आप ये देखो यहाँ का जो मोशन था वो जो एल प्रोड्यूस कर रहा था, उसने वाई आर्म को कितना मोशन देगा, एल, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वहां पहला मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको, फर्स्ट मैग्निफिकेशन यू विल गेट एट वाई आर्म। और मैग्निफिकेशन की क्वांटिटी क्या होगी, आपका ये स्मॉल मोशन कहां पे ट्रांसफर हो गया, इस वाई आर्म पे, और कितना हुआ, एल बाई ए, एल बाई ए, ये आपका पहला मैग्निफिकेशन होगा। सिग्मा कंपैरेटर इज द कंपैरेटर इन विच टू मैग्निफिकेशंस अकर, इसमें आपके दो मैग्निफिकेशन होते हैं। तो जो पहला मैग्निफिकेशन वो होगा वो आपका वाई आर्म और मूविंग मेंबर की जो लेंथ है एल ए, उसके बीच में होगा, दैट इज एल बाई ए, एल बाई ए। ये क्लियर है बेटा? ये देखो ये छोटा है आपका वैल्यू, ये वाई आर्म, इसका मोशन इस वाई आर्म पे ट्रांसफर किया गया है जिसकी लेंथ एल है, तो इसका जो बहुत स्मॉल मोशन था वो लार्ज मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे वाई आर्म पे। तो एल बाई ए पहला मैग्निफिकेशन होगा, एल बाई ए, दिस इज योर फर्स्ट मैग्निफिकेशन। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, इसमें अगर किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछिए। इफ एनी डाउट टू एनीवन प्लीज आस्क। ये जो स्मॉल मोशन है मूविंग मेंबर का, मूविंग मेंबर जब प्रेस होगा, इसकी लेंथ ए है, जब मूविंग मेंबर किसको प्रेस करेगा, वाई आर्म को, तो ये जो स्मॉल मोशन है ये लार्ज मोशन में ट्रांसफर हो जाएगा ना वाई आर्म के। देखो यहाँ वाई आर्म कितना मूव की है, और ये जो मोशन हुआ है ये बहुत कम हुआ है, तो कितना मैग्निफिकेशन हुआ, एल बाई ए, द लेंथ ऑफ द वाई आर्म डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द मूविंग मेंबर। पहला मैग्निफिकेशन क्लियर है बेटा? पहला मैग्निफिकेशन क्लियर है? यस सर। अब आप डायरेक्ट वाई आर्म से क्या कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा वाई आर्म से आप कोई पॉइंटर नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉइंटर लगाने के लिए आपको रोटरी मोशन चाहिए। किसी भी स्केल पे आपको अगर मोशन शो करना है तो आपको वहां रोटरी मोशन चाहिए इसका। तो अब रोटरी मोशन कन्वर्ट करने के लिए क्या किया आपने, ये इसके साथ एक वाई आर्म के साथ एक ड्राइविंग ड्रम लगा दिया, ड्राइविंग ड्रम। तो जब आपका ये मोशन, ये वाई आर्म मोशन करेगी ऊपर नीचे, है ना, तो आपका ये ड्राइविंग ड्रम रोटेट करेगा, है ना, ये ड्राइविंग ड्रम रोटेट करेगा। जब ये वाई आर्म ऊपर नीचे मोशन करेगी तो ये रोटेट करेगा इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज रिबन के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट करेगा। अब ये रोटेट कर गया, है ना, लेट इट द डायमीटर ऑफ दिस ड्राइविंग ड्रम इज डी, इस ड्राइविंग ड्रम का जो डायमीटर है वो डी है। अब इसने रोटेशन ले लिया, इसका रोटेशन आपको स्केल पे देखना है कि कैसे हुआ, और लार्ज रोटेशन देखना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसके साथ एक पॉइंटर अटैच करोगे जिसका रेडियस आर है, इस छोटे से ड्रम के साथ एक बड़ा पॉइंटर अटैच करोगे जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो दूसरा जो मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको, दूसरा मैग्निफिकेशन वो कहां मिलेगा, इस आर के बीच में, द रेडियस ऑफ द पॉइंटर एंड द डायमीटर ऑफ द ड्रम, आर बाई डी, दूसरा मैग्निफिकेशन मिला। फिर आपको फाइनली यह रीडिंग दिख जाएगी क्योंकि स्केल ऑफ पॉइंटर है यहाँ पे। तो दो मैग्निफिकेशन मिले, एक मिला आपको एल बाई ए और दूसरा मैग्निफिकेशन मिला आर बाई डी। ये क्लियर है, दो मैग्निफिकेशन कैसे कैसे आ रहे हैं? यस सर, क्लियर है सर। है ना। अब आप देखिए, अब इसका मैग्निफिकेशन जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया वो ये लिखा हुआ, देखो, इफ एल डिस्टेंस फ्रॉम हिंज पिवटेड टू द नाइफ एज, यानी कि मूविंग मेंबर का जो लेंथ है वो, कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ वाई आर्म, R is the radius of drum radius, है ना, सॉरी ये ड्रम रेडियस R जो है ये रेडियस उसका है, ये जो उल्टा है, ये उल्टा कर दिया गया सर, आर बाई डी। देखिएगा, इसको मत देखिएगा, R जो है वो ये पॉइंटर की लेंथ है, ठीक है, और D जो है वो ड्राइविंग ड्रम रेडी वो डायमीटर है, डायमीटर मान लीजिए उसे, ठीक है। और ये टोटल मैग्निफिकेशन होगा L बाई कैपिटल L बाई स्मॉल l इंटू R बाई डी। ये गलत लिखा हुआ बेटा, ये R बाई डी है,
है ना, R/D। तो इसका आपका जो मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। सर हमें रेडियस से लेना चाहिए ना, हम रेडियस ड्रम वो सॉरी डायमीटर और रेडियस का हाँ क्यों लेना? सॉरी ये रेडियस है बेटा, ये रेडियस है, ये वाला जो है आपका यहाँ, ये ड्रम रेडियस है, ये वाला जो है यहाँ ड्रम रेडियस आएगा। ठीक है, तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, L/A इंटू R/, या तो आप इसे स्मॉल r लिख लीजिए, स्मॉल d लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिग्मा कंपैरेटर। ठीक है, आपका जॉनसन माइक्रोकेटर जो है वो 250 जूम तक कर सकता है, लेकिन आपका सिग्मा कंपैरेटर जो है वो आपका 500 जूम भी कर सकता है, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो डबल करके दिखा सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बेटा पूछो। सर ड्रम और फास्फोरस रिबन जो है अपनी, उसमें स्लिप नहीं होने के चांसेस हैं? नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ थोड़े से ग्रूव बने रहते हैं इसमें, ये जो है ना ये वैसे है जैसे आपकी साइकिल की चेन होती है ना, हाँ, और तो ये स्प्रोकेट होता है। ओके, तो सर हमें ये एलॉय यूज करने की क्या जरूरत पड़ी सर फास्फोरस ब्रोंज की? हम नॉर्मल रबड़ का भी तो लगा सकते थे रिबन। नहीं, रबर का लगा सकते थे बेटा, उसमें आपका एक्सपेंशन, आपका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो भी देखा जाता है, आपका उसमें जो टेंशन कितनी आ रही है एक बार में वो देखी जाती है। मतलब कैसे भी आपका जो ये जो मटेरियल, ये रिबन जो है ये स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। मतलब इसकी तो पोजीशन, इसका सर अल्फा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, ओके क्योंकि टेम्परेचर का अगर इफेक्ट आ गया तो ये रीडिंग गलत कर देगा। ओके सर। ठीक है, सो दीज टू कंपैरेटर आर इन योर सिलेबस, दिस जॉनसन माइक्रोकेटर एंड सिग्मा कंपैरेटर। ओके, नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। टाइम क्या हो गया? ओके, दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर, दे डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर। ये तो आपको पता है कि अगर मैकेनिकल कंपैरेटर तो कोई एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दीज आर चीपर एंड पोर्टेबल। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लगा रहे, कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम नहीं लगा रहे। ठीक है, तो मैकेनिकल कंपैरेटर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर और आपका ऑप्टिकल कंपैरेटर से चीपर होते हैं और पोर्टेबल होते हैं, है ना। दीज आर ऑफ रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन। जब भी आपको देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया था जब कंपैरेटर पढ़ा रहा था, that the size of the comparator is compact, है ना, and it should be of robust construction। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ से एकदम छूट गया और एकदम आपका टूट गया, है ना। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो टफ होनी चाहिए। देन द सिंपल लीनियर स्केल आर इजी टू रीड। आपको पता है कि जो लीनियर स्केल होते हैं जिसमें वगैरह में रीड करना होता है वो इजी है रीड करना, है ना। These are unaffected by vibration due to external source of energy such as एयर और इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा आपका इसमें क्या है, वाइब्रेशन के सोर्सेज, आपका पूरा जो है इंटरनल मेंबर होता है, आपके सारे के सारे ऊपर बाहर होते हैं। मैंने आपको बताया बाहर सिर्फ आपको पॉइंटर और स्केल नजर आता है, एक प्लंजर। तो आपका जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो आपके कंपैरेटर को कोई इफेक्ट नहीं करता। तो जो भी वाइब्रेशन का रीजन रहता है, बाहर का एटमॉस्फेयर हो या एयर हो या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसमें कोई डिफेक्ट आ ही नहीं सकता। आपका वाइब्रेशन उसकी वजह से नहीं आ सकते। हो सकता है जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो जिससे कंपैरेटर को रखने के लिए, उसमें वाइब्रेशन आ सकते हैं, लेकिन आपके इंटरनल स्ट्रक्चर पर कोई भी वाइब्रेशन जनरेट नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? Yes, so Okay, I will discuss disadvantages in my next lecture. So my today's lecture is over. Thank you so much and have a nice day. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye beta.